हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज मंडे है। मंडे से अपन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस कर रहे हैं। अपन ने अभी तक सिंपल पास्ट टेंस देख लिया है, 5 स्टैंडर्ड सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया है। आज अपन सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे। ठीक है। हाँ, मुझे पता है पेपर 4 मेंस का टॉपिक है, लेकिन सीखोगे तो सही, प्रैक्टिस तो करोगे। ऐसा तो है नहीं कि प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में 2 दिन बाद में रेस्ट करके और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। सीख भी लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, टेस्ट भी कर लोगे, अपने आप को इम्प्रूव भी कर लोगे, और फिर ये भी देख लेंगे अपन कि भाई अब एग्जाम पास हो गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साथ साथ में करना पड़ता है, और इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, खुद से भी है, दूसरों से भी है। राइट। चलो, बट बिफोर बिगिन टुडेज टॉपिक, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आरएस ओनली के ऊपर आपको अपनी प्री की टेस्टिंग करनी है। आपकी किस तरह की तैयारी है, किस तरह का एग्जाम आपको दिखेगा, किस तरह से आप अपने एग्जाम को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो प्रिपरेशन को। तो प्राइसेस हैं 399 रुपीज में, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में, प्री एग्जाम ओरिएंटेड अनलिमिटेड टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देने हैं, बिना मॉक टेस्ट के पढ़ाई नहीं होती है। राइट। आप बुक खोल के पढ़ लोगे, देख लोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड देन यू गोना फॉरगेट। क्यों? क्योंकि उसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। एक टॉपिक में से क्वेश्चन आता कैसा है, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर दिखता कैसा है, कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से रिविजन आपको करना है, कहाँ गलती कर रहे हो, क्या सही है, हर चीज आपको मॉक से आएगी। और आरएस ओनली के ऊपर अनलिमिटेड टेस्ट, मतलब रोज का एक टेस्ट दो चाहे से, लेकिन उसको एनालाइज भी करना फिर। ओके। एंड इफ यू थिंक कि प्री का एग्जाम आपका हैंडल हो चुका है, आपको कुछ मेंस का भी करना है, मेंस के लिए भी प्रोसेस अवेलेबल है 799 रुपीज में, प्री और मेंस दोनों के, फॉर 12 मंथ्स। तो अगेन अनलिमिटेड टेस्ट। इसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कैसा आता है, कैसा दिखता है, उसको कैसे लिखना है, आपकी कॉपीज प्रॉपरली चेक होंगी, आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, एंड देन यू कैन इम्प्रूव अपॉन देम। ठीक है। तो टेस्ट वगैरह कंसिडर करो, और ऑल द वेरी बेस्ट। अपन अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट। कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अपन को 2 चीजों की जरूरत होती है। कौन सी चीजों की? एक तो अपन को चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। हिंदी के सेंटेंस में काल का पता करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो उसमें भी आपका सेम पॉइंट रहने वाला है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस भी अपन देखेंगे, आई विल ब्रिंग दैट सीरीज आल्सो आउट। लेकिन अभी अपन हिंदी टू इंग्लिश देखते हैं। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, उस हिंदी के सेंटेंस में आपको टेंस का पता करना है। अगर आप टेंस की गलती करेंगे तो आप सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। राइट। सबसे पहला काम करना है सेंटेंस का टेंस पता करना। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है इंग्लिश का? इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। और वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में ये चीज वर्ब लास्ट में आती है। हिंदी के सेंटेंस में वर्ब लास्ट में आती है, और वर्ब को देख के आप पता लगाते हो कि टेंस कौन सा है। क्रिया के रूप से पता चलता है कि काल कौन सा है। यही है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। और अपन सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 5 सेंटेंसेस सिखाऊंगी, एक बहुत इजी होगा, 2 मॉडरेट होंगे और 2 डिफिकल्ट सेंटेंसेस होंगे। और डिफिकल्ट सेंटेंस के जैसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जो कि आपको होमवर्क में करना है। तो आप कमेंट से मुझे आंसर लिख के बताओगे, सो दैट अपन को समझ में आए कि कहां पर दिक्कत चल रही है, क्या है, क्या सही है। स्टैंडर्ड इजी करना है सेंटेंसेस का, डिफिकल्ट करना है, कुछ लीगल टर्म्स भी ले सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो आती रहती हैं वो भी ले सकते हैं। मुझे बताना जरूर। ठीक है। चलो, सेंटेंस फर्स्ट आज का बहुत ही इजी सेंटेंस है। हम अगले हफ्ते परीक्षा देंगे। क्या है? हम अगले हफ्ते परीक्षा देंगे। अब सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? प्रोनाउन से हो रहा है। हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम, मतलब मेरे को जोड़ के बहुत सारे हैं। ठीक है ना? तो वी। अब वो बहुत सारे में एक भी हो सकता है, और वो बहुत सारे में एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नंबर क्या है? मेरे को जोड़ के जितने भी हैं वो, दैट इज हम। अगले, नेक्स्ट, हफ्ते, वीक। ठीक है। परीक्षा इज एग्जाम। अब ये देंगे वर्ड जो है, ये आपको बता देता है कि काल कौन सा है। अभी देना बाकी है, देंगे अभी देना बाकी है। ठीक है। तो ये आपको बताएगा आपका फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस है। मैंने पहले बता दिया आपको कि आज अपन सिंपल सिंपल फ्यूचर कर रहे हैं, बाकी क्लासेस में मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है। तो ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। नाउ अगर वो मुझे नहीं भी पता चलता तो मुझे इससे पता चल जाता अगला हफ्ता कब आएगा। आने वाले कल में आएगा, अगला हफ्ता आने वाला है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक अपने आप मुझे काल बता रहा है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आपको टाइम वर्ड्स नहीं दिए होते। जिन सेंटेंसेस में टाइम वर्ड्स नहीं दिए होते, वहां आपका प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन, टेंस को आइडेंटिफाई करने का सोर्स क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है, क्रिया हो जाती है। ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब क्या आती है फ्यूचर टेंस में?
हर फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब, सिंपल फ्यूचर टेंस के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल, WIL। सेंटेंस में ये है मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस तो है ही है, ठीक है। बी प्लस ING लगा दोगे आगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वुड लगा दोगे तो परफेक्ट पे चला जाएगा, लेकिन विल होगा ही होगा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा? वी विल। देंगे को, देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देना मतलब गिव, तो यहां पर वर्ब क्या आएगी? गिव। वी विल गिव द एग्जाम नेक्स्ट वीक। आ गया सेंटेंस? फुल स्टॉप जरूर लगाना है, अगर आप पंक्चुएशन नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। प्लीज बी वेरी केयरफुल, फुल स्टॉप जरूर लगाना है ना। सेंटेंस क्या है? वी आ गया, विल अपनी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, आ गई, गिव देंगे के लिए आ गया, दी एग्जाम यहां पर मैंने ये क्यों लगाया है? क्योंकि मैं एक ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रही हूं जिसके बारे में ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आर्टिकल द यहां पर आ जाएगा। एग्जाम हो गया परीक्षा के लिए, नेक्स्ट वीक हो गया अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीट। सिंपल सेंटेंस था, यस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्यूज मी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस है, हम पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाएंगे। हम के लिए क्या बताया था मैंने अभी? वी, ठीक है। पर्यावरण किसको बोलते हैं? एनवायरनमेंट को बोलते हैं। रक्षा किसको बोलते हैं? प्रोटेक्शन को बोलते हैं, प्रोटेक्शन। फॉर्म अभी अपन चेंज कर देंगे, वर्ड सीख रहे हैं क्या है। के लिए, के लिए फॉर हो जाएगा, पेड़ इज ट्री, ट्रीज लगाएंगे मतलब टू प्लांट, और ये बताता है हमें फ्यूचर टेंस। वर्ब क्या है? टू प्लांट, और ये क्या बता रहा है? फ्यूचर टेंस, क्योंकि ये काम करना बाकी है, लगाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में होगा। सेंटेंस कैसा बनेगा? सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, वी विल, फ्यूचर के लिए प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, फुल स्टॉप। इजी सेंटेंस है, वी विल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। वी टू प्लांट, विल आ जाएगा आपके फ्यूचर टेंस के लिए, वी विल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। मैम ये फॉर कहां चला गया? ये फॉर तब आता जब मैं प्रोटेक्शन के रूप में इस प्रोटेक्ट को यूज करती, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। सेंटेंस सही है, डोंट वरी। वी विल प्लांट ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। ये फॉर टू में बदल गया क्योंकि मैंने प्रोटेक्ट को रॉ फॉर्म में यूज किया है, ओके। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये समझ में आ गया। नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट से बता देना। इस चीज को अपन नेक्स्ट क्लास में एलैबोरेट कर लेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस इजी फॉर्म में आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट है। इसमें 2 में से 2 मिलेगा, कोई नहीं काटेगा इसमें, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं काटेगा, इसलिए इजी फॉर्मेट है तो मैं इजी ही फॉर्मेट सिखा रही हूँ। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट दोनों सही है, फॉर भी आ जाएगा और ऑफ भी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित करेगा। प्रशासन करेगा तो करना बाकी है अभी, ठीक है ना। आपकी वर्ब किस फॉर्म में है? फ्यूचर के फॉर्म में है, और वर्ब क्या है? टू डू, कि ये काम अभी प्रशासन को करना बाकी है। प्रशासन किसको बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं। भ्रष्टाचार इज करप्शन, मुक्त इज फ्री ऑफ, व्यवस्था इज सिस्टम, स्थापित करना क्या होता है? एस्टेब्लिश। मैंने एक एक वर्ड देख लिया क्या कहते हैं। अब इस वर्ड को एक पजल के फॉर्म में इमेजिन करो, पजल्स हैं वर्ड्स की और उसको सेंटेंस में अपन को पिरोना है, दैट्स इट। मुझे पता है कि आपने अगर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो सब ये बोलते हैं कि एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वेल नो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस किस फॉर्म में है। अगर आप पूरे के पूरे सेंटेंस को एक साथ ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगेगी। इतनी प्रैक्टिस ना अपन को करनी, ना अपन में पेशेंस है। अपन को जल्दी सीखना है, और जल्दी सीखने के लिए आपके एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर याद करो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इस फॉर्म में आप अपने सेंटेंस को उतार दो।
ठीक है, चलो यहां करते हैं। यहां आएगा सबसे पहले द एडमिनिस्ट्रेशन विल, ये समझ में आ गया, विल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, द एडमिनिस्ट्रेशन विल इस्टेब्लिश, ये अपन की मेन वर्ब, अ करप्शन फ्री सिस्टम। इजी सेंटेंस, द एडमिनिस्ट्रेशन विल एस्टेब्लिश अ करप्शन फ्री सिस्टम। जब मैंने एक एक वर्ड को चेंज कर लिया ना, ट्रांसलेट कर लिया ना, तो मेरे को जंबल्स में पजल को सॉल्व करना आसान हो गया। और इसीलिए मैं हर सेंटेंस में फॉर्मेट यही बता रही हूँ कि जो बेसिक मेन वर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ब कौन सी यूज होगी और किस फॉर्म में यूज होगी, ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। आपकी असली मेहनत यही लगनी है, ये छोटे से फॉर्म में लगा लोगे तो सेंटेंस इजी हो जाएंगे, वरना सेंटेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। 10 मार्क्स के डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में आते हैं आपके। 5 सेंटेंसेस, 2-2 मार्क्स, 10 मार्क्स आपको सिर्फ सिंपल 5 वाक्यों को अंग्रेजी में डालने के लिए मिल रहे हैं। इतना इजी मार्क्स और किसी टॉपिक पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इतने इजी मार्क्स। 200 में से 20 मार्क्स तो यहीं आते हैं, ठीक है ना। और मैंने पेपर 4 की कॉपीज देखी हैं, इतना हॉरिबल आंसर होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये बहुत आसान है, ट्रस्ट में, ये इतना आसान है। रोज अगर आधे घंटे भी बेसिक ट्रांसलेशंस देखोगे तो कोई भी सेंटेंस, किसी भी टाइप का सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ये 20 मार्क्स आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकी बजाओगे और आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे अपन। नेक्स्ट, जल संरक्षण के बिना भविष्य में पानी की कमी हो जाएगी। जल संरक्षण के बिना भविष्य में पानी की कमी हो जाएगी। इस सेंटेंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने पहले भी इस सेंटेंस को डील किया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूं। पहले अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं। जल इज वाटर, संरक्षण इज कंजर्वेशन, के बिना विदाउट, ठीक है। भविष्य इज फ्यूचर, मे का मतलब इन, पानी इज वाटर, की कमी, ये क्राइसिस हो सकता है, स्केर्सिटी हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हो जाएगी, विल हैपन। हैपन जरूरी नहीं है कि अपन हैपन वर्ड यूज करें, मैं आपको बता रही हूं कि यहां पर टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। जाएगी यानी कि ये काम होगा, आने वाले कल में होने वाला है, यानी कि फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, विदाउट वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के बिना, यानी कि जल संरक्षण के बिना, यानी कि विदाउट वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फ्यूचर, यानी कि देयर विल बी वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर, देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन फ्यूचर। अब इस सेंटेंस के 2-3 तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फ्यूचर if we do not conserve it, फर्स्ट तरीका। सेकेंड, without water conservation there will be shortage of water in फ्यूचर। सेकेंड तरीका लिखने का, एक सेकेंड, ये दोनों ही ठीक है क्योंकि तीसरे वाले में फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये दोनों ही ठीक है। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फ्यूचर इफ वी डू नॉट कंजर्व इट। इट होता है प्रोनाउन और मैंने ये यूज किया है वाटर के लिए। एक ही सेंटेंस में नाउन को रिपीट करने की बजाय हम प्रोनाउन लिखते हैं। संज्ञा बार बार आएगी, उससे बढ़िया है कि सर्वनाम लगा लो एक जगह, ठीक है ना। मैं हिंदी के लिए ही बता रही हूँ, टेक्निकली मैं हिंदी की एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इंग्लिश में ऐसे ही यूज करते हैं अपन, राइट। तो एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन आएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, उस नाउन को हटा के हम उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं एक प्रोनाउन से। तो वाटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इट आ जाएगा, ही और शी नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फ्यूचर इफ वी डू नॉट कंजर्व इट। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सही है, सेंटेंस का मीनिंग भी निकल रहा है और टेंस भी सेटिस्फाई होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट,
विदाउट वाटर कंजर्वेशन कॉमा देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फ्यूचर। ठीक है, ये भी सेंटेंस सेम है। एक मिस्टेक जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो है, क्या लिख रहे हैं वो, कैसे लिखूं, और से लिखते हैं, वो लिखते हैं शॉर्ट ऑफ वाटर। एक सेंटेंस का तरीका है लिखने का, we will be short of water if we do not conserve it today, या फिर we will be short of water in future if we do not conserve it today। सेंटेंस क्या है, we will be short of water if we do not conserve it now, या फिर today। एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस ये है। आई होप ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, आई होप आना चाहिए, मैं फिर भी बता देती हूं। द सेंटेंस इज वी विल बी शॉर्ट ऑफ वाटर इफ यू डू नॉट कंजर्व इट टुडे। नाउ अब ये जो शॉर्ट ऑफ वाटर लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इडियोमेटिक फॉर्मेट है, ठीक है, ये एक तरह से ऑर्नामेंटल इंग्लिश में यूज किया जाता है, एक प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर फॉर्मेट ये नहीं फॉलो कर रहा। और अगर आप सेंटेंस इस तरह से लिख के आते हो, मान लेते हैं कि ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया और आपने ये फॉर्म लिखा है, तो इसका आधा नंबर 1 नंबर कटेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये इडियोमेटिक सेंटेंस है, ये प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर फॉर्मेट को सेटिस्फाई नहीं करता। ब्रिटिश फॉर्मेट अपन यूज करते हैं, ये नहीं सेटिस्फाई करता। वी विल बी शॉर्ट ऑफ वाटर, तो पहली बात तो वी क्यों आया, हम लिखा है क्या सेंटेंस में कहीं पे भी, हिंदी वाले सेंटेंस में हम लिखा है नहीं, तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन में वी, पहली बात तो यही गलत हो गया। दूसरा, विल बी, आई अंडरस्टैंड कि आपने विल लगा लिया, लेकिन जब आप बी लगाते हो तो आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, जब बी लगता है तो वर्ब के आगे अपन को आईएनजी लगाना होता है, और अगर आप वर्ब के आगे आईएनजी लगाओगे तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और यहां पर अपन को कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं करना है, हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसीलिए हम इसको दो तरीके के कारण यूज नहीं करते। फर्स्ट, डायरेक्ट ट्रांसलेशंस आपके सही नहीं है, और दूसरी चीज, इडियोमेटिक सेंटेंस नहीं बनाना है, सिंपल ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर फॉर्मेट को यूज करके सेंटेंस बनाना है। ओके, मेरा प्रेफरेंस पर्सनली, मैं ये वाला सेंटेंस प्रेफर करती हूँ, विदाउट वाटर कंजर्वेशन कॉमा देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ज्यादा बेटर लगता है फॉर्मेट में, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। दोनों सेंटेंसेस परफेक्टली करेक्ट हैं, कोई गलती नहीं निकालेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। नाउ अगेन सेम थिंग, दो तरीके से इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है। हम का क्या है, वी, सब मतलब टुगेदर या ऑल, अगर ऑल लगाओगे तो अस आ जाएगा, वी लगाओगे तो टुगेदर आएगा, ठीक है। अभी मैं बताती हूं कैसे। मिलकर, मिलकर में टुगेदर आ जाएगा। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर को इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन के लिए कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, लेकिन आत्मनिर्भर के नाम से हमारे पास में एक स्कीम चल रही है। अगर आप आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर इंडिया एज इट इज लिखते हो तो सही है, प्रोवाइडेड आप इसका फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में लिखोगे। आत्मनिर्भर का ए कैपिटल आएगा, इंडिया का आई भी कैपिटल आएगा, भारत लिखोगे तो भारत का बी भी कैपिटल आएगा, ठीक है। लगाते हैं, का निर्माण करेंगे, डेवलप, ठीक है, डेवलप आ जाएगा, और ये आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर टेंस होने वाला है। नाउ सेंटेंस कैसे बनेगा, एग्जैक्टली कॉमा लगा के बनाएंगे, अभी बनाया था अपन ने, तो together comma we will develop an आत्मनिर्भर भारत RAT, फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस क्या बनाया, टुगेदर वी विल डेवलप एन आत्मनिर्भर भारत, और अगर ये नहीं लिखना है आपको तो अपन लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, together we will develop a self reliant India। ये लो, हो गया ना इजी। अगर आपको एज इट इज आत्मनिर्भर भारत यूज करना है तो कर सकते हो, क्योंकि इसी एग्जैक्ट नाम से अपने पास में एक स्कीम चल रही है, भारत सरकार का एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत एज इट इज लिखो, ए और बी कैपिटल कर दो, सेंटेंस कंप्लीट। अगर नहीं लगता है कि नहीं गलती हो सकती है, नहीं मुझे नहीं लग रहा कि अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि सही है, और आपको अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, ठीक है, तो ये सेंटेंस लिख सकते हो, टुगेदर कॉमा वी विल डेवलप अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस, ठीक है। पांचों सेंटेंस, पांचों इजी।
यही फॉर्मेट आता है। बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लाके दे सकती हूँ, वो अपन बाद में करेंगे। बिगिनर्स के लिए ये सही है, ठीक है? धीरे-धीरे सीखेंगे। सेंटेंसेस आपके 5 अपन ने सेंटेंसेस आज कर लिए हैं। आज का होमवर्क है ये सेंटेंस, सही योजना और मेहनत से हर छात्र आरएएस परीक्षा में सफल होगा। ईज़ी सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, सॉल्व करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और जिसका सेंटेंस सही होगा, मैं उसको एक हार्ट दे दूँगी चैनल की तरफ से। अगर नहीं, आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, तो भी लिख सकते हो। अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ जानना है, आपको पासेस के लिए कुछ जानना है, मॉक टेस्ट के लिए, नया बैच जॉइन करना है, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसको फिल करके सबमिट कर दो। नहीं करना है इतना भी, तो एक फ़ोन नंबर भी अवेलेबल होगा कमेंट्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। कॉल करो और अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लो, ठीक है? इट्स एब्सोल्युटली फ्री, टीम आपके किसी भी आंसर को किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तैयार बैठे हैं, ओके? इसका सेंटेंस मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ज़रूर बताना। द सेंटेंस इज़ सही योजना और मेहनत से हर छात्र आरएएस परीक्षा में सफल होगा, ओके? चलो, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस के साथ में नेक्स्ट वीक फिर आऊँगी। किसी और बारे में बात करते हैं तब तक, ठीक है? थैंक यू।